हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आपका फिजिक्स का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में, और हम आज उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिन्हें धीरे धीरे कवर कर लिया जाएगा, लेकिन अभी आपका रिवीजन भी साथ साथ होता चले, इसलिए जो लास्ट ईयर फिजिक्स 2 का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे अब मैं उनको लूँगा और आपको उनको सॉल्व करवाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम में उनका आंसर लिखना है। मतलब कि देखिए, जैसे आप लोग आंसर लिखते हैं तो कभी कोई बहुत ज़्यादा लिख के चले आते हैं या बहुत कम लिख के चले आते हैं, तो आप प्रिसाइज आंसर कैसे देंगे, एग्जैक्टली कितना आपको लिख के आना है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, वो कितने नंबर में पूछा गया है, इस पर डिपेंड करता है कि हमें उसके बारे में कितना लिखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। और जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था आप उसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे वो रिपीट होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर दोबारा पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन पिछले साल के पेपर का सॉल्व करवाऊँगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते हैं आप फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप उसको भी मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपके लास्ट ईयर जो फिजिक्स 2 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जो आपका दूसरा सेक्शन था जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए हैं, जिनमें से एग्ज़ाम में आपको 5 सॉल्व करने रहते हैं। ये 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्तें लिखिए। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रयोग का उल्लेख कीजिए, गॉस के प्रमेय का उल्लेख करिए। प्रतिरोध को परिभाषित करिए तथा इसका मात्रक लिखिए। हॉल प्रभाव का उल्लेख करिए। डोपिंग को परिभाषित करिए। अर्धचालक में इसकी क्या आवश्यकता है बताइए। और लेज़र का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आपको देख के ही आंसर इनके याद हो जाएंगे, आपको पता होंगे कि इसके आंसर क्या होते हैं। ठीक, जैसे ये 2-2 नंबर में आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2-2 नंबर में आए हुए थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर में आते हैं उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, उनके बारे में हमें जितना पूछा गया है बस उतना ही बताना रहता है। जैसे यहाँ पे लेज़र का पूरा नाम पूछा गया तो आप यहाँ पे बस लेज़र का फुल फॉर्म ही लिखेंगे ना, उसमें और तो कुछ आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं अलग से। ना तो आप लेज़र की वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ना तो लेज़र के टाइप लिखने हैं, बस इसमें जो पूछा गया है लेज़र का पूरा नाम, तो बस आप इसका फुल फॉर्म लिख देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे डोपिंग को परिभाषित करिए तो डोपिंग की डेफिनेशन क्या है आपको वो लिख देना है। और ये अर्धचालक को में इसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में आपको प्रिसाइसली आंसर देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर्स नहीं देने हैं। तो इस लेक्चर में मैंने यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको समझाता भी चलूँ, आपको समझ में भी आता जाए और आंसर भी आपको पता चलता जाए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो सरल आवर्त गति क्या होती है ये आपको पढ़ाया गया है, क्लास में ये टॉपिक कवर किया गया था। सरल आवर्त गति क्या होती है, तो जैसे कि जब किसी भी पिंड को, अगर कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे उसकी सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई एक आधार है जिससे एक डोरी पर बांध के हमने यहाँ पे गोलक लटका दिया है। अब अगर ये गोलक, इस गोलक को हम थोड़ा सा विस्थापित करें और फिर छोड़ दें तो ये गोलक जो होगा वो सरल आवर्त गति करने लगेगा। मतलब कि अपनी साम्य स्थिति इसकी ये है, जहाँ पे ये इस पर जब कोई बल नहीं लग रहा था तो ये अपनी इस स्थिति में था, तो इसे इसकी साम्य स्थिति बोलेंगे। जब इस पर हम एक बल लगाकर इसे थोड़ा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो ये फिर अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने लगेगा। अब अगर इसकी गति सरल आवर्त गति है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि जब ये पिंड इधर मान लीजिए जाता है फिर वापस आता है तो इस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स, इंग्लिश में इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इस बॉब पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो जिसकी दिशा जो होती है, उस बल का जो डायरेक्शन होता है वो सदैव साम्य स्थिति की ओर होता है। साम्य स्थिति यानी कि इसका जो मीन पोजीशन है, इसकी जो मीन पोजीशन है सदैव उसकी ओर होती है। जैसे मान लीजिए ये सरल लोलक जो है वो गति करके कहाँ गया, गोलक इधर चला आया, गोलक गति करके यहाँ पे आया, तो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है यानी कि जो प्रत्यानयन बल इस पे लग रहा है उसकी जो दिशा होगी वो सदैव इसकी साम्य स्थिति की ओर होगी। इस पर जो प्रत्यानयन बल है उसकी दिशा सदैव इसकी साम्य स्थिति की ओर होगी। मान लीजिए ये सरल लोलक फिर विस्थापित होकर इधर चला आया तो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी दिशा फिर किधर होगी, इसकी साम्य स्थिति की ओर होगी। इसी वजह से
अगर ये गोलक यहाँ पे आता है तो वापस अपनी साम्य स्थिति की ओर आने का प्रयत्न क्यों करता है? क्योंकि इस पे जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो इसको वापस इसकी साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। तो पहली कंडीशन ये हो गई, कोई भी गति सरल आवर्त गति कब होगी? जब उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, जो उस पर प्रत्यानयन बल लग रहा है, उसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होगी। ठीक, इसके बाद इसमें जो सेकंड एक और है कि ये बल से ही रिलेटेड, कि इसका जो प्रत्यानयन बल होता है वो इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये सरल लोलक या जो गोलक है वो यहाँ तक विस्थापित हुआ, और मान लेते हैं ये दूरी अगर x है, तो ये जो प्रत्यानयन बल होगा, या इस दूरी को अगर हम y मान लें, तो ये जो प्रत्यानयन बल होगा ये इस दूरी के, यानी ये जो विस्थापन हुआ है इसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो प्रत्यानयन बल होता है इसमें ये दो क्वालिटीज़ होती हैं। पहला कि इसका डायरेक्शन सदैव साम्य स्थिति की ओर होता है, और इसका मान जो है वो सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऐसी गति को जिसमें कोई भी पिंड अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है और उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है उसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर हो, और वो कण में होने वाले विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, तो ऐसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। उस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो ये आपको आप सरल आवर्त गति क्या होते हैं आप में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए आपके माइंड में, इसलिए इतना कुछ बताया गया। जब अगर ये 2 नंबर में पूछा गया है, ये जो है क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, जिसमें आप लिख के कितना आएंगे एग्जाम में, वो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सरल आवर्त गति के लिए प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। मतलब हमें केवल ये लिखना है कि सरल आवर्त गति के लिए प्रमुख शर्तें क्या हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन बस आपको समझाने के लिए था कि सरल आवर्त गति क्या होती है। तो आप कितना लिखेंगे एग्जाम में? आप एग्जाम में लिखेंगे सरल आवर्त गति के लिए प्रमुख शर्तें। उसके बाद आप लिखेंगे पहला, कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में हो। पहला जो कंडीशन है, जो शर्त है वो क्या है? कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में हो। दूसरा जो इसका शर्त है या कंडीशन है, कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल सदैव साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल सदैव साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से, या यहाँ पे भी दिखाया गया है आपको, यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या होती है? बल सदैव साम्य स्थिति को दिष्ट होता है। यानी बल की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो सदैव साम्य स्थिति की ओर होता है। बल सदैव साम्य स्थिति को दिष्ट हो तो कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जिन्हें आपको बस एग्जाम में लिख के आना है। फिर आपको दिखा देना है कि F प्रोपोर्शनल -y और F बराबर -ky, जहाँ k एक नियतांक है। ठीक, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था पिछली बार, और अगर 2 नंबर में आता है तो बस आपको इसकी शर्तें ही लिख देनी है और कोई कहानी आपको नहीं लिखनी है। ठीक, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे इसमें। बस साफ साफ लिखिएगा और ये डायग्राम बना दीजिएगा सरल आवर्त गति के लिए, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा गया है। 2 नंबर में पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि आपको व्यतिकरण में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको व्यतिकरण की परिभाषा लिखनी है। लेकिन मैं आपको एक बार व्यतिकरण को फिर से याद करा देता हूँ, फिर से आप एक बार समझ लीजिए। जो क्लास में व्यतिकरण को हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको उसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट फिर से याद आ जाए व्यतिकरण का। तो व्यतिकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता था? मान लीजिए हमारे पास 2 लाइट सोर्सेज हैं जो कि आपस में कोहेरेंट हैं, यानी कला संबद्ध हैं। तो उनमें से जो प्रकाश की तरंगें निकलती हैं, मान लीजिए पहले लाइट सोर्स से प्रकाश की जो तरंग निकली उसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से था। अब दूसरा लाइट सोर्स भी कोहेरेंट है आपस में, तो उससे जो प्रकाश की तरंगें निकली उसका वेव फॉर्म भी कुछ इस तरीके का था। ठीक, इस तरह से हमारे पास 2 लाइट सोर्स से निकलने वाली तरंगें हैं, प्रकाश की तरंगें हैं, और दोनों लाइट सोर्स आपस में, दोनों प्रकाश के जो स्रोत हैं वो आपस में कोहेरेंट हैं या कला संबद्ध हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं और मान लीजिए परस्पर ये कहीं पे मिल जाते हैं, अचानक से कहीं पर इनमें अध्यारोपण हो जाता है, सुपरपोजिशन हो जाता है, तो मान लीजिए सुपरपोजिशन होने पर इसे हम श्रृंग बोलते हैं और इसे हम गर्त बोलते हैं। मान लीजिए जब सुपरपोजिशन हुआ तो दोनों जो प्रकाश तरंगें थीं उनके जो श्रृंग थे वो आपस में मिल गए। अब देखिए दोनों श्रृंग जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे जो परिणामी श्रृंग बनेगा उसका जो आयाम होगा वो
बढ़ जाएगा, उसकी जो आयाम होगा उसका वो बढ़ जाएगा। यानी कि जहाँ पर दोनों श्रृंग मिलेंगे वहाँ पे आयाम बढ़ जाएगा प्रकाश का, और अगर प्रकाश की तरंग का आयाम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब उसकी तीव्रता भी वहाँ पे बढ़ जाएगी, प्रकाश की तीव्रता भी वहाँ पे बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस तरह इस घटना को हम व्यतिकरण बोलते हैं और इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज, इसको हम संपोषी व्यतिकरण हिंदी में बोलेंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए वही प्रकाश की तरंगे जा रही हैं और ये मान लीजिए उनका श्रृंग हो गया और उनका गर्त भी मान लीजिए किसी स्थान पर आपस में मिल जाता है, समान रूप से किसी स्थान पर मिल जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आयाम प्रकाश की तरंग का बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी गर्त में भी आयाम बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तीव्रता बढ़ेगी और संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। तो ये एक तो टाइप हो गया संपोषी व्यतिकरण। दूसरा एक टाइप होता है विनाशी व्यतिकरण का। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, मान लीजिए प्रकाश की तरंग जा रही है, यहाँ पे इसका श्रृंग है और वो दूसरे प्रकाश की तरंग के गर्त से मिलती है। ठीक, यहाँ पे ये श्रृंग था और यहाँ पे ये गर्त है। अगर श्रृंग और गर्त आपस में सुप्रीम पोज होते हैं या अध्यारोपित होते हैं तो उस वजह से क्या होगा, जो प्रकाश का जो आयाम है, प्रकाश तरंगों का जो आयाम है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा, वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा और उस वजह से प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। और कहीं कहीं पे तीव्रता अगर शून्य हो गई तो यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे तीव्रता अगर शून्य हो जाती है तो हम उसे इस तरह दिखा देंगे। ठीक, तो इस तरह यहाँ पे प्रकाश का जो प्रकाश तरंगों का जो आयाम है वो घट जाता है और उसकी वजह से इसकी तीव्रता भी घट जाती है। तो इस घटना को हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हमारा इंटरफेरेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है। हमने यंग स्लिट का प्रयोग देखा था, यंग ने जो टू स्लिट का प्रयोग किया था वो हमने देखा था। उन्होंने एक सोर्स लिया था, उसमें से लाइट सोर्स को दो अलग अलग छिद्रों से गुजारा था, तो यहाँ से हमें दो कोहेरेंट लाइट सोर्स की तरह ये बिहेव करने लगे थे। ये हमने एक प्रयोग देखा था, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी हमें, क्योंकि हम अभी केवल 2 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2 नंबर के लिए आया है, तो उसमें हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, श्रृंग यंग के स्लिट मॉडल में नहीं जाना है अभी हमें। तो अब हम आपके दिमाग में एक थोड़ा सा आइडिया बिल्ट हो गया होगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है या व्यतिकरण क्या होता है। ठीक, तो ये बस समझाने के लिए था। आपको एग्जाम में कितना लिखना है, आपको एग्जाम में यहाँ पे मैंने जितना लिखा है, एग्जाम में 2 नंबर के लिए आपको बस उतना ही लिख के आना है। जब 2 भिन्न कला संबद्ध यानी कोहेरेंट प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तब उन तरंगों में परस्पर अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी वहां पे कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी वहां पर कैसा व्यतिकरण होगा, डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण होगा। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, जब 2 कला संबद्ध प्रकाश की तरंगें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की तरंगें आपस में मिली, अभी इनकी ऊर्जाएं कुछ यहाँ पे थी और मान लीजिए अभी इसकी ऊर्जा यहाँ पे थी और इसकी ऊर्जा का स्तर ये था, और जब ये दोनों आपस में मिली तो ऊर्जा का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ऊर्जा का स्तर बढ़ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे जब श्रृंग और गर्त आपस में मिलते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्रकाश का आयाम घट जाता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए अभी ऊर्जा यहाँ पे थी और अभी ऊर्जा इसकी यहाँ पे थी, अब यहाँ पे जो इसकी परिणामी ऊर्जा है वो घट गई, परिणामी ऊर्जा घट गई विनाशी व्यतिकरण में, तो ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, पुनः वितरण हो जा रहा है। तो इस घटना को भी प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको जितना लिखना है बस वही चीज़ें। जब 2 भिन्न कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तब उन तरंगों में परस्पर अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, जब 2 कला संबद्ध प्रकाश की तरंगें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये आपकी 2 डेफिनेशन है व्यतिकरण से रिलेटेड, आपको ये दोनों लिख के आनी है 2 नंबर में। और आपको यहाँ पे इस तरह से आप दिखा दीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा कि दो कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाला प्रकाश है, यहाँ पे इनमें संपोषी व्यतिकरण हो रहा है यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और यहाँ पे आप दिखा देंगे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। देखिए ये जो इसकी तीव्रता है वो 0 कब होगी, मान लीजिए इसका आयाम भी a है और इसका आयाम भी a है। अब अगर इनका बीजगणितीय योग लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में है,
ठीक। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर इनका हम सम करेंगे तो a माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा ना। तो ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में है और इसका आयाम a है, और यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका आयाम भी a है। अब अगर इनका बीजगणितीय योग करेंगे तो a और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस a बराबर 0 हो जाएगा ना। तो यानी यहाँ पे प्रकाश का जो आयाम होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो तीव्रता है वो एकदम घट जाएगी, कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो आप ये डायग्राम और ये डायग्राम बना के आ जाइएगा, ठीक है, एग्जाम में, और ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए हैं, और बाकी क्वेश्चंस कौन कौन से भी बचे हुए हैं। प्रतिरोध स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करिए, प्रतिरोध को परिभाषित करिए तथा इसका मात्रक लिखिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में हम धीरे धीरे इन सबको कवर करेंगे, और आप लोग इनको अच्छे से समझते चलिए। इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक का। तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ये मान लीजिए एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आप इनको सॉल्व करके आइएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।